हेलो मैम, माई सेल्फ अखिल कुमार राजपूत। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड डे के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के चैप्टर 4 के जो क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। इससे पहले की वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ क्रमशः 2, -3, 4 इकाई के अंतःखंड काटता है। तो यहाँ पे हमें अंतःखंड रूपी तल का समीकरण निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट अंतःखंड रूपी तल का समीकरण का फॉर्मूला होता है x/a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अंतःखंड हमें दे दिए x अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष और z अक्ष के सापेक्ष जो अंतःखंड करते हैं वो हमें क्वेश्चन में दिए हैं। अंतःखंड है 2, -3 और 4। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू हो जाएगी 2, -3, 4। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा x/2 प्लस y अपॉन b की वैल्यू है -3 तो वैल्यू रख देंगे -3 प्लस z अपॉन c तो z अपॉन c की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर इसके बाद हम लोग इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे 12। तो यहां से हमें मिल जाएगा सॉल्व करने पे 6x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 और इस अपॉन में जो 12 दिया इसको पक्षांतर कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 6x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा आपका अंतःखंड रूपी तल का समीकरण। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हमें, निम्नलिखित तलों के समीकरणों को अंतःखंड रूपी समीकरणों में रूपांतरित कीजिए तथा अंतःखंडों के मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तल का समीकरण दे दिया है, उस तल के समीकरण को हमें अंतःखंड रूपी तल के समीकरण में परिवर्तित करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अंतःखंडों के मान भी ज्ञात करने, जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष जो अंतःखंड कट रहे हैं उन अंतःखंडों के मान भी ज्ञात करने हैं और अंतःखंड रूपी तल के समीकरण में इस दिए हुए तल के समीकरण को कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पार्ट दिए, क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत 2 क्वेश्चंस दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट आपको बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया 4x प्लस 3y माइनस 6z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये तल का समीकरण हमें दे दिया। इस तल के समीकरण को हमें अंतःखंड रूपी तल के समीकरण में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो -12 दिया है, -12 को हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में हम लोग दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ 12 से भाग देने पर। तो जो हमारे पास तल का समीकरण आ गया 4x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 12, इसमें हम लोग दोनों साइड LHS और RHS में 12 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 12 अपॉन में 12 हो जाएगा और LHS साइड भी 12 हो जाएगा। तो अब हम लोग 12 से दोनों पक्ष में भाग देंगे तो मिल जाएगा हमें x/3 प्लस y अपॉन 4 प्लस z अपॉन -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका अंतःखंड रूपी तल का समीकरण। तो यहाँ पे अंतःखंड रूपी तल का समीकरण आ गया है x/3 प्लस y/4 प्लस z अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका अंतःखंड रूपी समीकरण। तो ये हो गया आपका अंतःखंड रूपी तल का समीकरण। इसके बाद हमें क्वेश्चन में अंतःखंडों के मान भी ज्ञात करने थे। तो अंतःखंडों के मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना
एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 से करने पर, तो जो समीकरण एक आया है, समीकरण एक की तुलना हम लोग कर देंगे एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 से तुलना कर देंगे। तो यहां से हमें मिल जाएंगे ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3, बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4 और सी की वैल्यू मिल जाएगी हमें -2। ये हो जाएंगे आपके एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के सापेक्ष कटे हुए अंतःखंड। तो ये हो जाएंगे अंतःखंड की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है -2। तो हो जाएंगे आपके अंतःखंड 3, 4, -2 और अंतःखंड रूपी तल का समीकरण आ गया एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 4 प्लस जेड अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है तल 3x माइनस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0 द्वारा निर्देशांकों के साथ काटे गए अंतःखंड के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक तल का समीकरण दे दिया है, उस तल के समीकरण को हमें अंतःखंड रूपी तल के समीकरण में कन्वर्ट करके जो अंतःखंड होंगे, अंतःखंड के मान फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से इस तल के समीकरण को अंतःखंड रूपी तल के समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर अंतःखंड रूपी तल के समीकरण से तुलना करा देंगे। तुलना कराने पर हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए, बी, सी ही एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के सापेक्ष काटे गए अंतःखंड के मान होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं 3x माइनस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0 तल का समीकरण दे दिया है। तो जो एक तल का समीकरण है, ये तल का समीकरण मूल बिंदु से होकर गुजरता है। तो या इसके अंतःखंड क्या हो जाएंगे 0,0,0। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे चूंकि तल का समीकरण मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो चूंकि तल का समीकरण मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो इसके अंतःखंड हो जाएंगे आपके 0,0,0। तो इसके अंतःखंड हो जाएंगे आपके 0,0,0। तो लिख देंगे अतः दिए हुए तल के समीकरण के अंतःखंड 0 होंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 12 में एक तल का समीकरण दिया था, उस तल के समीकरण से हमें अंतःखंड के वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे जो तल का समीकरण दिया था, वो तल का समीकरण मूल बिंदु से होकर गुजर रहा था, तो जो भी अंतःखंड की वैल्यू आ रही होगी वो 0 होगी। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा चूंकि तल का समीकरण मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो अतः दिए हुए तल के समीकरण के प्रत्येक अंतःखंड का मान हो जाएगा आपका 0। तो एक था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया एक तल निर्देशांकों को बिंदु ए, बी तथा सी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु PQR है। सिद्ध कीजिए कि तल का समीकरण x बाई पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे एक जो तल का समीकरण है, वो तल का समीकरण निर्देशांकों को बिंदु ए और बिंदु बी और बिंदु सी पर काटता है। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 अक्ष होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें हम लोग 3 अक्ष बनाएंगे, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष और ये हो जाएगा आपका जेड अक्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया एक तल निर्देशांकों को बिंदु ए, बी, सी पर काटता है। तो एक्स अक्ष पे काटेगा बिंदु ए पर और वाई अक्ष पे काटेगा बिंदु बी पर
और जेड एक्स पे काटेगा बिंदु सी पर। फिर इन तीनों बिंदु को हम लोग आपस में मिला देते हैं तो यहाँ पे एक तल बन जाएगा। तो जो ये तल है ए बी सी एक तल है, और त्रिभुज भी आप देख रहे होंगे त्रिभुज टाइप का एक तल का तल है। तो ये तल जो है निर्देशांकों को बिंदु ए बिंदु बी और बिंदु सी पर काट रहा था। तो बिंदु ए बी और सी के हम लोग निर्देशांक मान लेते हैं। ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु बिंदु ओ। तो यहाँ से बिंदु ओ से बिंदु ए तक की हम लोग दूरी मान लेते हैं ए। तो यहाँ पे जो निर्देशांक आएंगे वो हो जाएगा 1,0,0। और बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0,b,0, और बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0,0,c। तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा माना तल का समीकरण, हम लोग एक तल का समीकरण मान लेते हैं। वो तल का समीकरण हो जाएगा x/a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन c इज इक्वल टू 1। और जो तल का समीकरण है वो निर्देशांकों को बिंदु ए बिंदु बी और बिंदु सी पर काटता है। तो आगे हम लोग लिख लेंगे चूंकि समतल ए बी सी निर्देशाक्ष अक्षों को क्रमशः बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे a,0,0, बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे 0,b,0, तथा बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे 0,0,c पर काटता है। जो एक तल का समीकरण है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे एक तल है ABC। वो तल निर्देशांकों को बिंदु A और बिंदु B और बिंदु C पर काटता है। तो बिंदु ABC के हमने निर्देशांक यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABC, इसके हम लोग केंद्रक निकाल लेंगे। तो अतः त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे आपके a प्लस 0 अपॉन 3, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, 0 प्लस c अपॉन 3। तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे a/3, b/3 और c/3। ये हो जाएंगे त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक। तो केंद्रक के निर्देशांक हमें मिल गए a/3, b/3 और c/3। तो अब क्वेश्चन में हमें दिया है त्रिभुज ABC के केंद्रक बिंदु दे दिए बिंदु P, Q, R। तो यहां से हम लोग आगे कर लेंगे a/3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी 3P। इसी प्रकार हम लोग कर लेंगे b/3 इज इक्वल Q, और फिर 3 को पक्षांतर कर लेंगे तो यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3Q। और फिर इसके बाद हम लोग कर लेंगे c/3 इज इक्वल टू R। 3 को फिर पक्षांतर करेंगे तो यहां से c की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3R। तो यहां से हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई है। a, b और c की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस डायग्राम को हम लोग इरेज कर देंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर तो आगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ABC की वैल्यू आई है उस ABC की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे A, B व C का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहां पे हमें दिया x/a, a की वैल्यू है हमारे पास 3P।
तो हो जाएगा 3p प्लस y अपॉन b, और b की वैल्यू हमारे पास आई है 3q, तो यहाँ पे हम लोग 3q पुट कर देंगे प्लस z अपॉन c, और c की वैल्यू है हमारे पास 3r, तो c की वैल्यू c की जगह हम लोग पुट कर दिया 3r इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1/3 कॉमन है, तो 1/3 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में x बाई p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू 1, और इस 3 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x बाई p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू 3। तो यही हमें प्रूफ करना था। इस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी जस्ट इसी मेथड पर ही आधारित है, तो चलिए हम लोग इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है एक तल निर्देशांक अक्षों को बिंदु A, बिंदु B तथा बिंदु C पर काटता है या फिर मिलता है। बात यहाँ पे एक ही है, काटना और मिलना का। और इसके बाद यह त्रिभुज ABC के केंद्रक यहाँ पे दे दिए हैं 2, 3, 4, और तल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे कोई तल है जो निर्देशांकों को बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर काटता है। तो यहाँ पे हम लोग तल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 अक्ष बनाएंगे, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। ये हो जाएगा आपका x अक्ष, ये हो जाएगा आपका y अक्ष, ये हो जाएगा आपका z अक्ष। और जो एक तल का समीकरण है, जो तल का समीकरण हमें निकालना है, वो तल इन निर्देशांकों को बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर काटता है। तो x अक्ष को बिंदु A पर मान लेते हैं काट रहा है तल का समीकरण, और y अक्ष पे मान लेते हैं बिंदु B पर कट कर रहा है, और z अक्ष पे मान लेते हैं बिंदु C पर कट कर रहा है। तो यहाँ से जब इस तीनों बिंदु को हम लोग मिलाएंगे तो एक तल हमें दिखाई देने लगेगा। तो जो तल आपको दिखाई दे रहा है, इसी तल का समीकरण हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे तल हो गया ABC। तो हमें इस तल के समीकरण को फाइंड करना है। जो तल का समीकरण था, निर्देशांकों को बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर काट रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तल का समीकरण मान लेंगे। जो हमें तल का समीकरण निकालना है उसको मान लेते हैं। तो माना तल का समीकरण, तो यहां से तल का समीकरण हो जाएगा x बाई a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। इसको मान लेते हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहां से हमने मान लिया तल का समीकरण हो गया x बाई a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि जो तल का समीकरण है, चूंकि समतल निर्देशांक अक्षों को क्रमशः बिंदु A पर काटता है। तो बिंदु A के निर्देशांक यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं a, 0, 0, और बिंदु B के निर्देशांक भी हम लोग मान लेंगे तो हो जाएगा 0, B, 0, तथा बिंदु C पर काटता है, और बिंदु C के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0, 0, C। आगे लिखेंगे पर काटता है। तो जो तल का समीकरण है, वो तल का समीकरण क्या कर रहा है, निर्देशांकों को बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर काट रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC के केंद्रक निकाल लेंगे। तो अतः त्रिभुज ABC का केंद्रक के निर्देशांक, जो त्रिभुज ABC है उसके केंद्रक के निर्देशांक हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो केंद्रक के निर्देशांक को यहां से हो जाएगा a प्लस 0 अपॉन 3, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, 0 प्लस c अपॉन 3। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी a बाई 3, b बाई 3 एंड c बाई 3।
तो जो त्रिभुज एबीसी यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे त्रिभुज एबीसी बन रहा है, तो इस त्रिभुज एबीसी के जो केंद्रक का निर्देशांक आएंगे वो हो जाएंगे a/3, b/3 और c/3, और केंद्रक बिंदु ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यहां से हो जाएगा a/3 इज इक्वल टू 2, इसी प्रकार b/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और इसी प्रकार आगे c/3 इज इक्वल हो जाएगा 4। तो आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगी a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी यहां से 9 और c की वैल्यू हो जाएगी यहां से 12। तो जो a, b और c की हमें वैल्यू मिली है, इन a, b, c की वैल्यू हम लोग कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां से हम लोग a, b, c की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आगे लिखेंगे हम लोग a, b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग a, b, c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू दी है हमें 6, तो हो जाएगा x/a दिया है समीकरण 1 में, तो a की जगह हम लोग पुट कर देंगे 6, तो हो जाएगा x/6 प्लस y/b, b की वैल्यू आई है 9, तो b की जगह हम लोग पुट कर देंगे 9, तो हो जाएगा y/9 प्लस z/c, c की वैल्यू है 12, तो यहां से हो जाएगा z/12 इज इक्वल टू 1। तो यहां से जब एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 36, तो यहां से हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, और इस 36 को हम लोग पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 36। तो जो तल का समीकरण हमें फाइंड करना था, तो तल का समीकरण आ जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 36। तो ये जो यही तल का समीकरण है जो निर्देशांकों को बिंदु a, b और c पर काट रहा था। तो जो तल का समीकरण फाइंड करना है, तो तल का समीकरण आ गया 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 36। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ देंगे। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है तलों x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल 9 तथा 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो तल के समीकरण दे दिए हैं, इन दोनों तलों के बीच का हमें कोण फाइंड करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या है, दो तल दे दिए हैं, तो इन दोनों तलों के समीकरण में से हमें a1, b1, c1, a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मोटिव होना चाहिए कि हमें a1, b1 और c1 और a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से a1, b1 और c1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो जो तल के समीकरण दिए हैं उसकी हम लोग तुलना कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू g से हम लोग तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे तल के समीकरण दिया है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर ए। और यहाँ पे दूसरा तल का समीकरण दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 की हम लोग तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d से करने पर। तो यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना हम लोग कर देंगे।
तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, A1 की वैल्यू मिल जाएगी 1, B1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 और C1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 2। इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 की भी तुलना कर देंगे। तो समीकरण जब 2 की तुलना कराएंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, B2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1 और C2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो तलों के बीच का कोण निकालने वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग जो वैल्यू हमने फाइंड किए A1 B1 C1 की और A2 B2 और C2 की जो भी वैल्यू हमने फाइंड किए उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2, A1 की वैल्यू दी है 1 और A2 की वैल्यू दी है 2, तो जाएगा 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2, फिर प्लस दिया है तो प्लस लगा लेंगे और दिया B1 इंटू B2, B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू है -1, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 - 1, आगे दिया है प्लस तो प्लस का यूज कर लेंगे। फिर C1 इंटू C2, C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 - 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A1 की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस B1 का स्क्वायर, B1 की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर फिर से, तो फिर वैल्यू आएगी 1, प्लस C1 का स्क्वायर, C1 की वैल्यू है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, तो A2 की वैल्यू है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस B2 का स्क्वायर, B2 की वैल्यू है -1, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू 1, प्लस C2 का स्क्वायर, तो C2 की वैल्यू हमें दी है 1, तो C2 की वैल्यू है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो आगे हमें मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल 2 - 1 प्लस 2, तो यहां से हमें मिल जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 हो जाएगा 3/6, तो 3/6 को जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 1/2, तो यहां से हमें मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो लिख सकते हैं यहां से हम लोग आगे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 को हम लोग लिखेंगे cos π/3, तो यहां से cos कैंसिल आउट हो जाएंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। तो यहाँ पे हमें दो तलों के बीच का कोण फाइंड करना था, तो कोण आ गया 60 अंश, यानी कि दो तलों के बीच का जो कोण आया वो कितना आया 60 अंश, यानी कि π/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, सिद्ध कीजिए कि तल x - 2y + 4z इज इक्वल टू 10 और 18x + 17y + 4z इज इक्वल टू 9 परस्पर लंबवत है। यानी कि इस क्वेश्चन में दो तल दे दिए हैं और हमें प्रूफ करना है कि दोनों तल परस्पर लंबवत है कि नहीं। तो परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध होता है, दो तलों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध है परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। तो दो तलों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध होता है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। यदि दोनों तल परस्पर लंबवत होंगे तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल 0 आएगा, और यदि परस्पर लंबवत नहीं होंगे तो 0 नहीं आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं
कि जीरो आता है कि नहीं। तो यहाँ जीरो लाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी A1, B1 और C1 की वैल्यू। इसी प्रकार A2, B2 और C2 की वैल्यू भी जरूरी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1, B1, C1 तथा A2, B2 और C2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें दो तल के समीकरण दिए हैं, तो लिख लेंगे हम लोग, दिया है x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार 18x प्लस 17y प्लस 4z इज इक्वल टू 49, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 से करने पर। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 की तुलना कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 से, और समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 से। तो जब हम लोग तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी, a1 की वैल्यू मिल जाएगी 1, b1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें -2 और c1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां से 4। इसी प्रकार जब समीकरण 2 की तुलना हम लोग कराएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगी a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 18, b2 की वैल्यू मिल जाएगी 17 और c2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। इन सभी वैल्यूज को हम लोग जो दो तलों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध में a1, b1, c1 तथा a2, b2 और c2 की वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे यदि जीरो आ जाएगा तो दोनों जो तल दिए हैं परस्पर लंबवत होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं जो प्रतिबंध है। तो हो जाएगा a1 इंटू a2, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 18, तो हो जाएगा 1, LHS लेके चलेंगे तो a1 इंटू a2, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 18, तो हो जाएगा 1 इंटू 18 प्लस b1 इंटू b2, b2 की वैल्यू है 17 और b1 की वैल्यू है -2, तो -2 इंटू 17 हो जाएगा -34, तो हो जाएगा प्लस -2 इंटू 17 प्लस c1 इंटू c2, c1 की वैल्यू है 4 इंटू c2, c2 की वैल्यू है 4, तो हो जाएगा आपका 1 इंटू 18 हो जाएगा 18 -2 इंटू 17 हो जाएगा आपका 34, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, तो 18 प्लस 16 हो जाएगा 34, तो 34 माइनस 34 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका RHS के बराबर आ गया। यानी कि LHS और RHS बराबर है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 की वैल्यू 0 यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दोनों तल के समीकरण दिए थे वो दोनों तल परस्पर लंबवत होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाने वाले उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो तल 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 0 के समांतर है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक तल का समीकरण दिया है, उस तल के समांतर तल का समीकरण हमें फाइंड करना है, और जो तल का समीकरण हमें फाइंड करना है वो तल का समीकरण बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है। तो हमें क्या करना है, एक तल का समीकरण यहाँ पे दिया है 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो इस तल के समांतर हमें तल का समीकरण फाइंड करना है जो कि बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा, दिया है तल का समीकरण, तो तल का समीकरण हमें क्या दिया है, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 0, हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
तो जो तल का समीकरण दिया है उसके समांतर हमें तल का समीकरण निकालना है। तो समीकरण एक के समांतर, समीकरण एक के समांतर तल का समीकरण, तो हो जाएगा आपका तल का समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, जो तल का समीकरण दिया था 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 0, उस तल के समीकरण के समांतर एक तल का समीकरण हमने मान लिया 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जो तल का समीकरण दिया उस तल के समीकरण के समांतर एक तल का समीकरण हमने मान लिया। फिर जो तल का समीकरण हमने माना है वो तल का समीकरण बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूंकि समीकरण सेकंड है वो बिंदु 1, 2, 3 से होकर जा रहा है, तो जो बिंदु 1, 2, 3 होंगे वो समीकरण 2 को संतुष्ट करेंगी। तो आगे हम लोग लिखेंगे, चूंकि समीकरण 2 बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है। तो जब समीकरण 2 बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाएगा तो क्या करेंगे, बिंदु जो 1, 2, 3 है वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ से हमें, तो यहाँ पे x, y और z की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1, 2, 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 15 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो इस लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में लैम्डा का मान रखने पर, तो लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आई है 4, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप 4 को पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो पक्षांतर यदि हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा आंसर 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हो जाएगा आपका दिए हुए तल के समांतर तल का समीकरण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, एक तल का समीकरण दिया था, उस तल के समांतर हमें एक तल का समीकरण निकालना था, और जो समीकरण निकालना था जो तल का समीकरण में फाइंड करना था वो उस तल का समीकरण बिंदु 1, 2, 3 से होकर जा रहा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो तल का समीकरण दिया उस तल के समीकरण को हम लोग लिख लेंगे। तो तल का समीकरण दिया था 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 0, तो हमने उस तल का समीकरण लिख लिया। फिर जो तल का समीकरण जो दिया है उसके समांतर तल का समीकरण हम लोग लिख लेंगे। तो किसी दिए हुए तल के समांतर तल का समीकरण होता है 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिए हुए तल के समांतर तल का समीकरण हो गया 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर चूंकि जो तल का समीकरण ने निकाला, समांतर वाला जो तल का समीकरण निकाला है वो तल का समीकरण बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है। तो जो बिंदु 1, 2, 3 है वो बिंदु समीकरण 2 को संतुष्ट करेंगी। तो अब जहां x, y और z है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे 1, 2, 3। तो आगे हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 में x, y और z की, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4। जो लैम्डा की वैल्यू जब हमें 4 मिल जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हमने 4 को पक्षांतर कर दिया, 4 को जब पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हो जाएगा आपका दिए हुए तल के समांतर तल का समीकरण। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20।
उम्मीद है कि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आज हमने आपको बताए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर जरूर करें ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।